सीरिया में भूकंप आने के बाद से ही तबाही मची हुई है। जी हाँ, मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। अभी तक 5,269 लोगों की मौत हो चुकी है और वहीं 7500 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। और इसी बीच एक नई तबाही की आशंका जाहिर की जा रही है। सीरिया में अब महामारी फैलने का खतरा भी मंडरा रहा है। WHO ने सीरिया में संक्रामक रोग फैलने की आशंका भी जताई है। और सीरिया से एक और बड़ी अपडेट सामने आ रही है। सीरिया ने पहले विनाशकारी भूकंप का दंश झेला और अब उस पर महामारी का खतरा भी मंडरा रहा है। WHO का ये कहना है कि सीरिया के कई इलाकों में पीड़ित लोगों तक मदद पहुंचने में देरी हो रही है और जिससे वहां महामारी फैल सकती है। इन सब के बीच वहां रेस्क्यू ऑपरेशन जोरों शोरों से चल रही है। 7 दिन बाद भी कई इलाकों में मलबे का ढेर लगा हुआ है। लोग राहत कैंप में रहने को मजबूर हैं। भूकंप से तबाह हुआ एक शहर। खंडर हुई इमारतें, चारों तरफ लगा मलबों का ढेर। आशियाना छिन जाने के बाद राहत कैंपों का सहारा। भूकंप का दंश झेलने के बाद ये वीडियो सामने आया सीरिया के शहर चिंद्रिस से। ये शहर पूरी तरह से मलबे के ढेर में तब्दील हो चुका है। यहाँ बनी इमारतें भूकंप के झटकों को नहीं झेल पाई और खंडहर बन गई। जहां तक भी कैमरे की नजर गई, सिर्फ और सिर्फ मलबा और खंडहर इमारतें ही नजर आई। इस शहर में जिस तरह से मलबों का ढेर नजर आया, उसे देखकर तो यही लग रहा है कि कई इमारतों में शायद ही कुछ बच पाया हो। राहत और बचाव का काम जारी है। मशीनों की मदद से इमारतों के मलबे को हटाया जा रहा है। इसी बीच कुछ लोग अपनी जरूरत का सामान लेकर शहर को भी छोड़ते नजर आए। इस शहर को इस दर्द से उबरने में शायद महीनों लग जाए, लेकिन जिनका सब कुछ छिन चुका है, अब वो नई मंजिल की तलाश में यहाँ से निकल पड़े हैं, क्योंकि इस शहर में अब कुछ नहीं बचा। फिलहाल ये मलबा और खंडहर इमारतों का शहर ज्यादा लग रहा है। एक अनुमान के मुताबिक इस इलाके में लाखों लोग पहले ही बेघर हो चुके हैं। वहीं संयुक्त राष्ट्र ने शहर में भूकंप के बाद 53 लाख लोगों के बेघर होने का अनुमान लगाया है। भूकंप के बाद सबसे बड़ी चुनौती मलबे में दबे लोगों को बाहर निकालने की है। वहीं बेघर हो चुके लोगों को छत, भोजन और जरूरत की दूसरी चीजें मुहैया कराना भी किसी चुनौती से कम नहीं है। बेघर हो चुके लोगों को राहत कैंप में शरण दी गई है, जिनमें बड़ी तादाद में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। यह भूकंप से घायल हुए लोगों का इलाज किया जा रहा है, साथ ही जरूरत की हर चीज मुहैया कराई जा रही है। كان بوضع مأساوي جدا، ما لا محل ننام فيه ولا محل نقوى فيه. صرنا نتقوى تحت الزيتون بالأراضي الفاضية. أول ليلة ثاني ليلة فتحوا لنا المدارس. फिलहाल ये लोग अपनी जिंदगी को पटरी पर लाने की कोशिश कर रहे हैं और भूकंप की वजह से अपनों को खो चुके लोगों को याद भी कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच भूकंप के दौरान जो कुछ भी हुआ, वो अभी भी ये भूले नहीं है। راحت واجت البنايه، راحت واجت بنايه تيمه جنب بنت اختي. البنايه راحت واجت اصيح للبلاد نزلهم عشان انقذهم. ما شفت لك، اخذتني جابتني، كنت قلبت اعطيني مطرح. شلون شلفتهم؟ اولادي اولاد بنتي كلهم وقعوا هيك على الدرج، كلهم ما نزلوا على الدرج هيك। राहत कैंप में इन शरणार्थियों को हर संभव मदद पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ सीरिया में अभी खतरा टला नहीं है। भूकंप के बाद जिस तरह से यहाँ मलबों का ढेर लगा और मौतें हुई, उससे एक नया खतरा भी मंडरा रहा है। WHO ने सीरिया में संक्रामक रोग फैलने की आशंका जताई है। There's the risk of infectious diseases, again because of the overcrowding, because of this disruption of water and sanitation. We already had pre-existing outbreaks of cholera and measles, so we're working to step up our control of infectious diseases. फिलहाल उत्तर पश्चिम सीरिया के हालात भयावह बने हुए हैं। ये पूरी तरह से दूसरों की मदद पर निर्भर है। भूकंप के बाद की अंतर्राष्ट्रीय सहायता इस इलाके तक धीमी गति से पहुंच रही है, जिसकी वजह से संक्रामक रोगों के फैलने का डर और भी ज्यादा बढ़ गया है।
तो भूकंप ने तुर्की के साथ साथ सीरिया में भी तबाही मचाई है, लेकिन सीरिया में हालात ज्यादा खराब है क्योंकि सीरिया के जिस इलाके में भूकंप आया है वो सरकार के कंट्रोल में नहीं है, लिहाजा वहां राहत सामग्री और मदद पहुंचाने में दिक्कतें पेश आ रही हैं। भूकंप ने तुर्की के साथ साथ सीरिया में भी भारी तबाही मचाई है। तुर्की की हर तस्वीर हमने आपको दिखाई, लेकिन सीरिया के हालात बताने के लिए और किस तरह से वहां के लोगों को मदद पहुंचाई जा रही है वो बताने के लिए इस वक्त हम पहुंचे हैं तुर्की में सीरिया बॉर्डर पर। यहां जरा तस्वीर आपको दिखाते हैं किस तरह से स्थिति यहां पर बनी हुई है और किस तरह से जो रिलीफ मटेरियल है वो लगातार भेजा जा रहा है। अगर आप विजुअल्स में देखेंगे तो आपको ट्रक्स नजर आएंगे। मैं रेयर कैम को एक बार दिखाना चाहता हूं। देखिए ये ट्रक्स आपको नजर आएंगे जो कि सीरिया बॉर्डर पर खड़े हुए हैं। कतार ट्रकों की नजर आपको आएगी। तो स्थिति क्या है वो बहुत समझना जरूरी है, क्योंकि सीरिया से जो खबरें आ रही हैं वहां स्थिति अलग इस तरह से बन जाती है, क्योंकि सीरिया पिछले 11 साल से 11 साल से गृह युद्ध में उलझा हुआ है। देखिए ये ट्रक आप देख लीजिए, इसमें जो रिलीफ मटेरियल है वो इसमें मौजूद है और अगर आप आगे भी देखेंगे यहाँ भी ट्रक खड़े हुए हैं। ये तमाम जो रिलीफ मटेरियल है वो यहाँ पर मौजूद है। तो हम आपको बताएं कि पिछले 11 साल से गृह युद्ध की स्थिति में सीरिया उलझा हुआ है और जहाँ भूकंप आया है वो सरकार के कब्जे में नहीं है। लाखों लोग पहले से ही शेल्टर्स में रह रहे हैं। तो राहत पहुंचाना, मदद पहुंचाना बहुत बड़ी चुनौती रहने वाली है। देखिए एक ट्रक और आप यहां पर देख सकते हैं जिसमें रिलीफ मटेरियल्स मौजूद है। तो ये स्थिति बनी हुई है। देखिए जो एक्सपर्ट बता रहे हैं सीरिया में स्थिति इसलिए खराब है क्योंकि पहले से ही लोग कैंप्स में रह रहे हैं और वहां हैजे जैसी बीमारी का खतरा बना हुआ है। तुर्की और सीरिया को भारत सरकार लगातार मदद भेज रही है। भूकंप पीड़ितों के लिए राहत सामग्री की एक और खेप तैयार की जा रही है, जिसे एनडीआरएफ के जवान तैयार कर रहे हैं। राहत सामग्री के पैकेट पर भारत का तिरंगा झंडा भी लगा है। तो दूसरी तरफ तुर्की और सीरिया का और इन राहत सामग्री में बच्चों के लिए मिल्क फूड भी दिए जा रहे हैं और खाने पीने के सामान पैक किए गए हैं। जल्द ही इन्हें भी तुर्की और सीरिया के लिए रवाना किया जाना है। जो राहत बचाव कार्य के जो मटेरियल हैं वो पैक हो रहे हैं और जा रहे हैं और एनडीआरएफ की ये खास टीम लगातार लगी हुई है। वैश्विक आपदा के वक्त कैसे जरूरतमंद लोगों को के जरूरत में काम आ रही है, ये जीता जागता उदाहरण है। और हम ये जानते हैं एक एक प्रोडक्ट क्या है, किस तरीके से सारी चीजें हो रही है। सर ये बताइए ये क्या प्रोडक्ट है और कितने समय में इसको ये पैक किया जाता है? ये टारपोलिन है, ये आपदा के समय नीचे बिछाने के काम आता है। इसकी साइज कितनी होती है? 6 बाय 4 मीटर। और ये किस काम आता है? ये नीचे बिछाने के काम आता है, गीली जमीन हो वहाँ पे। तुर्की में इस वक्त बहुत ही ज्यादा ठंडा मौसम है और -6 डिग्री तक तापमान चला जाता है। तो ऐसे जो मटेरियल है तारपोलिन वो बिछाए जाते हैं और वो जरूरतमंदों के काम आते हैं। अब देखिए जरा, ये बहुत काफी जोर शोर से यहाँ पर पैकिंग हो रही है। ये है बच्चों का दूध, पैक्ड मिल्क फूड, बेबी प्रोडक्ट और ऐसे कई टन जो मिल्क प्रोडक्ट्स है। सबसे ज्यादा जरूरत पड़ रही है इस वक्त क्योंकि बच्चे हैं, बच्चों को वहां पर जरूरत है। सारी चीजें ध्वस्त हो चुकी है और ये आइटम पैक हो गए हैं। भूकंप से तबाह हो चुके तुर्की में राहत और बचाव का काम युद्ध स्तर पर जारी है। बिल्कुल, आपको बता दें रेस्क्यू टीम दिन रात लोगों को बचाने की मुहिम में जुटी हुई है। कई शहरों से मलबे के ढेर में दबे लोगों को जिंदा निकाला गया, जिनमें बच्चे भी हैं, महिलाएं भी शामिल हैं। भूकंप प्रभावित इलाकों में ये रेस्क्यू ऑपरेशन और जोर शोर से चल रहा है। कई इलाकों में एनडीआरएफ की टीम्स लगातार डटी हुई। तो तुर्की में आई तबाही के साथ साथ लगातार दिन बीत रहे हैं, लेकिन हालात यहां पर सामान्य नहीं हुए। इमारतों के मलबे के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त भी जारी है। रेस्क्यू टीम मलबे के नीचे दबी जिंदगी को निकालने की कोशिशों में जुटी हुई है और इन्हीं कोशिशों की वजह से 7 दिन के बाद भी लोगों का सकुशल रेस्क्यू किया जा रहा है। रेस्क्यू टीम के जोश और जज्बे को सलाम, जो बिना रुके, बिना थके
अपने मिशन को पूरा करने में जुटी है। इनका मिशन है मलबे के ढेर में दबी एक एक जिंदगी को बचाना। जैसे इस टीम ने इमारत के मलबे में दबी मां और बच्चे को रेस्क्यू किया तो इनका हौसला देखने वाला था। इनका जोश 7वें आसमान पर था। ये वो क्षण था जिसने इस टीम के हौसले को 100 गुना तक बढ़ा दिया। ये मां और उसका बच्चा 7 दिनों तक मलबे में दबे हुए थे। रेस्क्यू टीम उन तक पहुंचने की लगातार कोशिश कर रही थी। आखिरकार कड़ी मेहनत के बाद उनकी कोशिश रंग लाई। रेस्क्यू टीम उन तक पहुंची और फिर पहले बच्चे और फिर उसकी मां को सकुशल मलबे के ढेर से बाहर निकाला गया और फिर उन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। तुर्की के हतई इलाके से रेस्क्यू ऑपरेशन का वीडियो सामने आया, जहां रेस्क्यू टीम ने पिता और बेटी को मलबे के ढेर से बाहर निकाला। ये दोनों भी 7 दिन से मलबे के ढेर में दबे हुए थे। जैसे ही इनका सकुशल रेस्क्यू किया गया, ये पूरा इलाका तालियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा और रेस्क्यू टीम के लोगों ने गले मिलकर एक दूसरे को बधाई दी। इन्हें मलबे से बाहर निकालना इतना आसान नहीं था। मलबे के नीचे से इन्हें निकालने के लिए खासी मशक्कत करनी पड़ी। पहले इन्हें कंबल में लपेटा गया और फिर खींचकर बाहर निकाला गया। अब गाजियाटेप से आई इन तस्वीरों को देखिए। यहाँ 7 दिन से मलबे में दबे एक बच्चे को रेस्क्यू टीम ने सकुशल बाहर निकाला। बच्चे को बाहर निकालते ही उसे ऑक्सीजन दी गई, उसका बॉडी टेम्परेचर चेक किया गया और फिर इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। हतई इलाके में भी कंक्रीट के ढेर में फंसी एक बच्ची को कड़ी मशक्कत के बाद मलबे के ढेर से बाहर निकाला गया। बच्ची के बाहर आते ही पहले उसकी शुरुआती जांच की गई और फिर उसे अस्पताल भेजा गया। तुर्की के जिन इलाकों में भूकंप ने तबाही मचाई है, वहां राहत और बचाव का काम जारी है। अंताकिया इलाके से भी रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें सामने आई, जहां बचाव कर्मियों ने इमारत के मलबे से एक आदमी को जिंदा रेस्क्यू किया। बताया गया कि इस इमारत में 9 लोगों के फंसे होने की आशंका थी, जिसमें एक को सकुशल बचा लिया गया और अब रेस्क्यू टीम दूसरे लोगों की तलाश में जुटी है। तुर्की में हर दिन रेस्क्यू टीम के लिए नई चुनौती है। वो पहले मलबे को हटाते हैं और फिर वहां फंसे लोगों तक पहुंचकर सुरक्षित उन्हें बाहर निकालते हैं। भूकंप के बाद से ही तुर्की में ये हालात बने हुए हैं। और अब बात पाकिस्तान की कंगाल गाथा की। एक तरफ पाकिस्तान की आवाम भूख से तड़प रही है और महंगाई से करा रही है, वहीं लगातार बात ये भी सामने आ रही है कि पाकिस्तान के राजनेताओं ने पाकिस्तान को लूट लिया है। इस बीच पाकिस्तान के पूर्व वित्त मंत्री शौकत तरीन पर IMF लोन डील को फेल करने की साजिश का भी आरोप लग रहा है और जिसके बाद उनके ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगी है, ऐसी भी खबरें निकलकर सामने आ रही है। इमरान के पूर्व मंत्री पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार। और जो चीजें आएंगी वो महंगी हो जाएंगी। पूर्व मंत्री पर IMF की डील को फेल करने का आरोप।
ऑडियो लीक में सच आया था सामने। पाकिस्तान में इमरान खान की पार्टी के एक नेता पर बेहद गंभीर आरोप लगा। पाकिस्तान के पूर्व वित्त मंत्री शौकत तरीन पर IMF लोन डील को फेल करने की साजिश का आरोप लगा है, जिसके बाद उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगी है। पूर्व मंत्री पर लगे आरोपों के बारे में पाकिस्तान की संघीय जांच एजेंसी ने जानकारी दी है, जिसके बाद पाकिस्तान की शहबाज सरकार ने इमरान खान सरकार में वित्त मंत्री रहे शौकत तरीन को गिरफ्तार करने की इजाजत दे दी है। उन्होंने भी एक ऐसी हरकत की कि जिस हरकत की वजह से जो है वो पाकिस्तान को नुकसान हो सकता था। बहरहाल उनके ख़िलाफ़ जो है वो इंक्वायरी जो है वो मुकम्मल हो गई है और FIA ने उनको अरेस्ट करने की इजाज़त मांगी थी, जो गवर्नमेंट ने दे दी है और उनको जो है वो इस बात की सज़ा मिलनी चाहिए। शौकत तरीन पर आरोप है कि उन्होंने इमरान खान के कहने पर पाकिस्तान में राजनीतिक और आर्थिक भूचाल लाने की कोशिश की। दरअसल शौकत तरीन का एक ऑडियो टेप लीक हुआ था, जिसमें हो रही बातचीत से शौकत तरीन पर आरोप लगा कि उन्होंने पाकिस्तान को मिलने वाले कर्ज की डील को डिरेल किया है, जिसके बाद ये कार्रवाई हो रही है। बताया जा रहा है कि लीक ऑडियो में शौकत तरीन IMF को फंड रोकने और IMF के साथ होने वाली डील को फेल करने में लगे हुए थे। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने अपनी सरकार गिराने के पीछे कमर जावेद बाजवा का हाथ बताया है। उन्होंने दावा ये किया है कि उनकी सरकार गिराने के पीछे किंगमेकर कमर जावेद बाजवा ही थे। और इसके साथ ही इमरान खान ने अमेरिका को क्लीन चिट भी दे दी है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के बदले सुर, बाजवा के सिर फोड़ा, विरोध का ठीकरा। इमरान ने बाजवा को बताया सुपर किंग। पाकिस्तान में जो एक दूसरे पर जान छिड़कते थे, अब एक दूसरे के दुश्मन नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने अपनी सरकार गिराने में सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा का हाथ बताया। इमरान खान ने अप्रैल 2022 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पद से हटाए जाने के बाद से अमेरिका पर आरोप लगाने शुरू कर दिए थे। इमरान ने रैलियों में कागज लहरा लहरा कर कहा था कि उनके पास पाकिस्तानी राजनीति में विदेशी दखलंदाजी का सबूत है, लेकिन अब इमरान ने यू टर्न लेते हुए अपने अमेरिका विरोध के पीछे भी बाजवा का हाथ बताया। जिम्मेदार तो वो आदमी है जिसने ये फैसला किया कि अब गवर्नमेंट गिरानी है। इमरान बड़ा खतरनाक है। कहा कि मेरे बारे में यहाँ से झूठ फैलाया गया, जबकि सच ये है कि मैं एंटी अमेरिकन नहीं हूँ। अब जब सत्ता चली गई तो इमरान अपने पुराने साथी बाजवा पर दोष मढ़ने लगे। कोई पूछने वाला नहीं, कोई इंक्वायरी नहीं होगी कि किस तरह फैसला किया। हर दुनिया के अंदर जब भी कोई जिम्मेदारी लेता है, उसी के पास अथॉरिटी होती है और उसी से पूछा जाता है। इमरान को गम है कि दोस्त ने ही दुश्मनी कर उनकी सरकार गिरा दी। बाजवा कह रहे हैं कि उन्हें नौकरी में एक्सटेंशन इमरान के कारण नहीं मिला। पाकिस्तान में सत्ता बदलते ही वफादारी धोखेबाजी में तब्दील हो गई है। महंगाई से परेशान पाकिस्तान की समस्याएं कम होने का नाम बिल्कुल नहीं ले रही। और इस बीच पाकिस्तान को IMF से जोरदार झटका भी लगा है। 10 दिनों से पाकिस्तान में बैठक पर बैठक हो रही है। IMF अब पाकिस्तान से लौट गई है, लेकिन बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान को कर्ज दिए बिना ही IMF की टीम पाकिस्तान से लौट आई। और जिसके बाद क्या हालात बने वो हम आपको बताते हैं। जिसके बाद पाकिस्तान का दिवालिया होना तय माना जा रहा है। IMF के इनकार के बाद अंधकार में पाकिस्तान का भविष्य। कर्ज न मिलने पर बर्बाद होने वाला है पाकिस्तान। पाकिस्तान के हुक्मरानों और IMF के अफसरों के बीच चली 10 दिनों की बैठक बेनतीजा रही और इसके बाद पाकिस्तान की उम्मीदें टूट गईं। IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बिना कर्ज दिए ही वापस लौट गया। पाकिस्तान सरकार और IMF के बीच जारी बातचीत बेनतीजा ही खत्म हो गई। इससे पाकिस्तान की उम्मीदों को करारा झटका लगा।
पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति बेहद खराब है। पाकिस्तान अब दिवालिया होने की कगार पर खड़ा हो चुका है। पाकिस्तान को आईएमएफ से काफी उम्मीदें थी, लेकिन सब धरी की धरी रह गई। 3 फरवरी को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के खजाने में विदेशी मुद्रा भंडार घटकर 291 करोड़ डॉलर ही रह गया। इतने पैसे से पाकिस्तान 1.5 हफ्ते के लिए ही विदेश से सामान खरीद सकता है। इस बीच पाकिस्तान की आईएमएफ से कर्ज मिलने की आखिरी उम्मीद भी अब पूरी तरह से टूट गई है। लेकिन इसकी पूरी क्रोनोलॉजी को आप इस तरह से समझिए। 31 जनवरी को आईएमएफ की टीम पाकिस्तान पहुंची। पाकिस्तान के वित्त मंत्री के साथ 2 चरणों में बैठक हुई। इस बैठक में पाकिस्तान बेल आउट पैकेज के तहत कर्ज की मांग कर रहा था। पाकिस्तान आईएमएफ से 101 करोड़ डॉलर की एक और किश्त मांग रहा था, लेकिन बगैर कर्ज दिए ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की टीम वापस लौट गई। आईएमएफ से कर्ज न मिलने से डरे पाकिस्तान के वित्त मंत्री ने इसे रूटीन प्रोसेस कहकर टाल दिया, लेकिन आईएमएफ को खुश करने के लिए उसकी सारी शर्तों को मानने के लिए तैयार भी हो गया। जबकि आईएमएफ ने पाकिस्तान को कर्ज देने के लिए कई शर्तें रखी है, जिसको मानने के बाद पाकिस्तान की जनता महंगाई से और बेहाल हो जाएगी। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि आईएमएफ ने अभी तक बेल आउट पैकेज को लेकर कुछ भी साफ नहीं किया है। हालांकि पाकिस्तान पर नई शर्तें जरूर थोप दी गई हैं। आईएमएफ ने बेल आउट पैकेज के लिए पाकिस्तान के लिए 3 शर्तें रखी है। वो कौन कौन सी शर्तें, ये इस वक्त बताएंगे आप। इंफॉर्मेशन वॉल के जरिए देखिए बताते हैं। पहली शर्त, टैक्स से 170 अरब रुपए वसूलने की शर्त रखी है आईएमएफ ने। देखिए, दूसरी शर्त ये है कि सामानों के निर्यात पर टैक्स में छूट दे, ये भी आईएमएफ की तरफ से कहा गया। और तीसरी शर्त क्या है, ये इस वक्त हम आपको बताएंगे। विदेशी मुद्रा भंडार की कमी ना होने पाए, ये तीसरी शर्त है। ये 3 शर्तें हैं जो कि आईएमएफ की ओर से पाकिस्तान के सामने रखी गई हैं। तो कंगाल और कर्जखोर पाकिस्तान एक बार फिर यूएई से पैसों की भीख मांगने लगा है। और पाकिस्तान की सेना प्रमुख जनरल सैयद असीम मुनीर यूएई पहुंचे और यूएई के राष्ट्रपति से मुलाकात भी की और पैसों के लिए उनके सामने गिड़गिड़ाने भी लगे। आईएमएफ की कड़ी शर्तों को देखते हुए कंगाल पाकिस्तान ने अब सऊदी अरब और चीन के बाद संयुक्त अरब अमीरात से भी मदद मांगी है। लिहाजा पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल सैयद असीम मुनीर दौड़े दौड़े संयुक्त अरब अमीरात पहुंच गए, जहां शुक्रवार को जनरल असीम मुनीर ने यूएई के राष्ट्रपति से मुलाकात की, जिसे पाकिस्तान के आर्थिक संकट से जोड़कर देखा जा रहा है। पाकिस्तान अपनी अर्थव्यवस्था को डिफॉल्ट होने से बचाने की जद्दोजहद में लगा हुआ है और आईएमएफ की कठोर शर्तों पर डॉजियर मिलने के बाद दुनिया भर में कटोरा लेकर घूम रहा है। हालांकि पहले ही यूएई ने बड़ा दिल दिखाते हुए 1 अरब डॉलर यानी भारतीय रुपयों में करीब 8,200 करोड़ रुपए का कर्ज चुकाने की मोहलत और बढ़ा दी है और इसके 2 गुने से ज्यादा का नया कर्ज देने का भी ऐलान कर दिया है, जिससे पाकिस्तान आर्थिक संकट से बाहर आ सके। यूएई ने मदद का ऐलान तब किया जब पाकिस्तान के सामने कोई रास्ता ही नहीं बचा था, क्योंकि उसके 2 सबसे अच्छे दोस्त चीन और सऊदी अरब पाकिस्तान को कर्ज देने से पहले ही कन्नी काट चुके हैं, जिसके बाद से पाकिस्तान पूरी दुनिया के आगे झोली फैलाकर मदद की भीख मांग रहा है। शहबाज शरीफ की सरकार ने पाकिस्तान की पब्लिक के नाक में दम कर दिया है, पब्लिक का दम निकालने का फैसला किया है। कर्ज नहीं मिला तो पाकिस्तान के बिकने की नौबत आ जाएगी। ऐसे में पाकिस्तान ने बिजली बिल महंगा करके अपनी आवाम को 440 वोल्ट का झटका दे दिया है। वहीं इस झटके के बाद से पाकिस्तान में हाहाकार की स्थिति। आईएमएफ की शर्तों से परेशान पाकिस्तान। कंगाली में पाकिस्तानियों की जेब ढीली। पहले थाली से रोटी गायब, अब लगा 440 वोल्ट का तगड़ा झटका। पाकिस्तान जिसकी हालत
आगे कुआं और पीछे खाई वाली है, क्योंकि IMF को खुश करने के चक्कर में शहबाज सरकार ने अपनी आवाम को कंगाली की खाई में ढकेल दिया है। क्योंकि IMF की शर्त थी कि पाकिस्तान में बिजली के दाम बढ़ाए जाएं, जिसके बाद पाकिस्तानी सरकार ने एक बार फिर से बिजली के दामों में बढ़ोतरी कर दी और इसके बाद बिजली टैरिफ में 3 रुपए 39 पैसे प्रति यूनिट का एक साथ इजाफा कर दिया। यानी स्पेशल फाइनेंशियल सरचार्ज लगाने के बाद पाकिस्तान में बिजली और महंगी हो गई है। 3 रुपए 39 पैसे फी यूनिट 4 माह में इजाफा किया जाएगा, लेकिन अभी बोल न्यूज को जो दस्तावेज दस्तयाब हुई हैं उसके मुताबिक हुकूमत ने नवंबर तक जो है वो बिजली महंगी करने का ये प्लान बनाया है और नवंबर 2023 तक बिजली 7 रुपए 91 पैसे फी यूनिट जो है वो महंगी की जाएगी। पाकिस्तान ऐसा इसीलिए कर रहा है क्योंकि उसे जल्द से जल्द IMF से 170 अरब रुपए की आर्थिक मदद चाहिए, क्योंकि 10 दिनों तक इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के साथ बातचीत बेनतीजा रहने के बाद पाकिस्तान को कर्ज की मंजूरी नहीं दी गई। IMF की टीम बिना डील पर हस्ताक्षर किए ही वापस लौट गई और इसके बाद पाकिस्तान के वित्त मंत्री ने ECC की बैठक की, जिसमें IMF की मांग को पूरा करने के लिए राजकोषीय उपायों का जायजा लिया गया और बिजली के बिल को महंगा कर दिया गया। इतना ही नहीं, इस बैठक में अगले वित्तीय वर्ष 2024 के लिए 1 पाकिस्तानी रुपये प्रति यूनिट की दर से एक अन्य सरचार्ज को भी अग्रिम रूप से मंजूरी दे दी गई। भीख का कटोरा लेकर घूम रहे पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार करीब 291 करोड़ डॉलर ही रह गया है। यानी दाने दाने को मोहताज पाकिस्तान अब ज्यादा दिन का मेहमान नहीं है, क्योंकि उसके पास देश चलाने के लिए पैसा ही नहीं बचा है। और अब बिजली के दामों को बढ़ाकर शहबाज सरकार ने अपनी आवाम को एक और बड़ा झटका दे दिया है।